अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने एंड किया था मेंडलीज पीरियोडिक लॉ एंड मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। यह हमने आके एंड किया था। ये जो वर्चुअल क्लासेस हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनके कुछ क्लास रूल्स हैं। उनमें सबसे अहम चीज जो है कि आप क्लास ज्वाइन करेंगे हमेशा अपने हैंड फ्री के जरिए, और क्लास के दौरान आपको अटेंटिव रहना है, टेक नहीं लगानी है, लेटना नहीं है। बुक आपके पास मौजूद हो, नोट्स करीब हो, नोटबुक हो, और लेक्चर आपको नोट डाउन भी करना है। सेकेंड ईयर के पेपर के अंदर रिटर्न वर्क बहुत ज्यादा है, इसलिए इस हैबिट को खत्म मत करें। फिजिकल क्लासेस रिज्यूम हो गई और आपका एग्जाम जो है उसी अंदाज से होगा, तो ये बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क है। तो वो जो से क्लास को अटेंड करना है, सुनना है, चीज़ों को समझना है और उसको डेली बेसिस पे याद भी करना है। थोड़ा 2 वीक्स का तकरीबन गैप आया अभी, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 वीक्स का। ईद हॉलीडेज, फिर वेदर, रेनी वेदर हो गया, कल इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर लिया हमने। तो मैं पहले अपना लास्ट लेक्चर जो है उसको वार्म अप करूंगा कि हमने कहाँ एंड किया था। क्लास ज्वाइन करने से पहले लास्ट लेक्चर के की पॉइंट्स जो है उनको रिवाइज कर लिया करो। हमने लास्ट क्लास एंड की थी इस टॉपिक के ऊपर, मेरिट्स ऑफ मेनलीज पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेनलीज पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट मेरिट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन 8 ग्रुप्स। ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं एंड 12 पीरियड्स। जब किसी रो में सिमिलर एलिमेंट नहीं है तो आपने रो चेंज कर दी। ये 12 पीरियड्स फॉर्म हुए हैं मेनली की टेबल में। इस अरेंजमेंट का बेस क्या है? एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास, जिसको मैं कहता हूं कि जो सही नहीं है, लेकिन हमारे पास उससे और बेहतर डेफिनेशन इस दौर में नहीं है। एटम इज अ यूनिट, एटम इज इनडिविजिबल। तो एक यूनिट एटम जो है उसकी पहचान क्या है? उसका मास, वो उसकी शनाख्त है, और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज उसकी मास पे बेस कर रही हैं। सेकंड मेरिट ये है रेगुलर ग्रेडिएशन। रेगुलर ग्रेडिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन रेगुलर ग्रेडिएशन नजर आती है हमें। ग्रुप नंबर से आप ग्रुप के तमाम एलिमेंट की मैक्सिमम बैलेंस स्टेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेंडलीव ने अपनी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट के दौरान कुछ एलिमेंट के टाइम मास की करेक्शन की है। मिसाल हमने ली थी बेरिलियम की, जिसका टाइम मास 13.5 नोन था। मेंडलीव के अकॉर्डिंग वो टाइम मास सही नहीं है, और उसने उसका एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किया वो 9 था। और ये कैलकुलेशन उसने अपनी अरेंजमेंट की वजह से, इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर 2 था और इक्विवेलेंट वेट 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 9 आ रहा था, तो उसने कहा कि इसका टाइम मास 9 है। सबसे नुमाया बात जो है वो ये फिफ्थ पॉइंट है, वेकेंट स्पेसेस मेनली लेफ्ट मेनी एम्प्टी स्पेसेस, वेकेंट स्पेसेस फॉर मिसिंग एलिमेंट्स। जो एलिमेंट उस वो दौर में डिस्कवर नहीं है, मेनली उनकी भी जगह मेंशन कर रहा है कि यहाँ का एक एलिमेंट जो है मिसिंग है। और सिर्फ इतना नहीं बोला, बल्कि उस मिसिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की प्रोडक्शन की, और मेनलीफ के बताने पे वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए।
और ये क्रेडिट भी कहते हैं, कहेंगे हम उस एलिमेंट का मेन लीफ को मिलना चाहिए, क्योंकि वो ही इंडिकेट कर रहा है कि एलिमेंट मिसिंग है। डायगोनल रिलेशनशिप, ये एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कनेक्ट करता है, लिंक करता है। The first element of group 1, 2 and 3 showed similarity to the second element of the next group, that is group 2, 3 and 4 respectively. यहां तक हम बात कर चुके थे। आज हमें डिस्कस करना है कि इस टेबल के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है, तो उसको हम डीमेरिट्स कहते हैं। तो आज का टॉपिक डीमेरिट्स पे है। हेडिंग डालिएगा डीमेरिट्स ऑफ मेन लीस्ट पीरियोडिक टेबल। अगर पूरा टॉपिक लिख नहीं सकते, ज़्यादा इतना टाइम नहीं भी होगा आपके पास, तो की टर्म्स, की पॉइंट जरूर बनाते हैं, और उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर को पॉज करके अपना पूरा लेक्चर जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं आप। ये फिजिकल क्लास से एक एज मिलता है आपको कि आप दोबारा अपना लेक्चर सुन सकते हैं पूरा इन डिटेल, और आप पॉज करके भी बात को समझ सकते हैं। ड्यूरिंग क्लास अगर आपकी तवज्जो अगर डाइवर्ट होती है, तो ये बात निकल गई वो निकल गई, फिर दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही होती ना। ये तो एक एज है इसमें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। एनी हाउ, मेनली फिर टेबल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जिनको हम डीमेरिट्स कह रहे हैं? शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आता है। मेनलीफ टेबल में जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है उसका कॉस्ट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट आप कैसे कर रहे हैं? एटॉमिक स्केल पे कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? हाइड्रोजन। ये फर्स्ट हाइड्रोजन क्यों? एलिमेंट की पहचान उसका टाइम मास, सबसे लो टाइम मास नंबर 1 पे आएगा, तो इसका मास कितना है? 1। इसके बाद एलिमेंट कौन सा आएगा जो इससे हेवियर होगा? तो हम कहते हैं कि हीलियम, मास क्या है उसका? 4। अब ये दो एलिमेंट प्रॉपर्टी में सिमिलर नहीं है, तो मैं ग्रुपिंग नहीं कर सकता हूं, दोनों को सेपरेट एक रो में प्लेस किया। थर्ड एलिमेंट प्रॉपर्टी में सिमिलर लिथियम हाइड्रोजन से है, वो है लिथियम, तो मैंने उसको कॉलम में ले आया, हाइड्रोजन कॉलम में ले आया। इसका मास नंबर क्या है? 7। फिर नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम है, मास नंबर 9। इसके बाद बोरॉन, मास नंबर 11। कार्बन, मास नंबर 12। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। मुझे उस डिफेक्ट को यहाँ पे मेंशन करना है। सल्फर का टाइम मास कितना है? 32 है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? नेक्स्ट एलिमेंट जो सल्फर से हेवियर होगा, बल्कि इन तमाम एलिमेंट जो सल्फर से पहले इन सबसे हेवियर होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, तो मैं देखता हूं आर्गन का मास है 39.9 और क्लोरीन का मास है 35.5। तो हम देखते हैं कि सल्फर के बाद जो एलिमेंट आना चाहिए वो आर्गन नहीं, क्योंकि वो तो क्लोरीन से ज्यादा हेवियर है। तो इसलिए मैं क्लोरीन प्लेस कर रहा हूं कि जो सल्फर से हेवियर है और बाकी रिमेनिंग से लाइटर है। इसलिए क्लोरीन आ गया 35.5, नेक्स्ट हेवियर आर्गन आ गया। अब कौन सा आना चाहिए? अब वो एलिमेंट आना चाहिए जो एटॉमिक स्केल में आर्गन से हेवियर हो और बाकी जो रिमेनिंग है उनसे लाइटर हो। हम पोटेशियम को देखते हैं, मास नंबर क्या है? 39.1। ये एक ऑब्जेक्शन है हमें। पोटेशियम बाद में क्यों है? पोटेशियम को तो पहले होना चाहिए। एटॉमिक स्केल पे आपको पोटेशियम पहले प्लेस करना चाहिए। हम ऑर्गन और पोटेशियम की पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्शन है। मौजूदा टेबल में भी ये अपनी जगह पर यही मौजूद है। अब पोटेशियम को पहले ऑर्गन को बाद में नहीं किया जा सकता है, पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगी। एक ग्रुप का एलिमेंट किसी डिफरेंट ग्रुप में नहीं जा सकता है।
पोटेशियम अल्कली मेटल है, सोडियम लिथियम के साथ ही प्लेस होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम को तो हमें मालूम है ट्राइड बनाया था डॉबिनर ने, ये तो अंडरस्टूड बात है। लेकिन इस टेबल के अंदर आप इनकी जगह चेंज नहीं कर सकते हो। एटॉमिक मास को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग प्लेस कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास पे जो प्रॉपर्टी बेस करती है आप उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ये है असल में। इसके बाद कैल्शियम एटॉमिक मास 40 है, उस पर इतराज नहीं है। मुझे जो एनिमल्स पेयर में नजर आता है वो ऑर्गन और पोटेशियम में नजर आता है। इन दो की बात कर रहे हैं हम, ऑर्गन एंड पोटेशियम। होना क्या चाहिए, पोटेशियम को पहले, ऑर्गन को बाद में होना चाहिए। ऑर्गन शुड बी प्लेस्ड आफ्टर पोटेशियम ना, ऐसा होना चाहिए। ओके इसको हम पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं, डीमैट का एनिमल्स पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। ये एक मिसाल दिया, और भी पेयर्स हैं। एबनॉर्मलिटी क्या नजर आती है, एक पेयर ऑफ एलिमेंट की नजर आती है। मैं ये रिटन वर्क को इरेज कर दूं ताकि आपको स्लाइड में रिटन वर्क सही नजर आ जाए। यस आपको एटलीस्ट ये की पॉइंट जो है ना, ये टर्म जो है, ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इसकी हेडिंग तो नोट डाउन सबको करनी है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, की नोट्स बनाया करो, खुद लिख सकते हैं। क्या ऑब्जेक्शन है, हैवियर एलिमेंट विल प्लेस बिफोर लाइटर एलिमेंट्स। Certain pairs of element having high atomic weights have been given position before the elements having low atomic weights. Heavier element को position दी जा रही है before the elements having lower atomic weight. क्या मिसाल है, एग्जाम्पल मैंने भी आपको दी है। पोटेशियम was placed after argon, before होना चाहिए था। सेकेंड एग्जाम्पल क्या, निकिल का टाइम मास कितना है 58.7। इसको भी प्लेस किया जा रहा है आफ्टर कोबाल्ट, हेवियर के बाद प्लेस किया जा रहा है। ये एक पहला डिफेक्ट हम कहते हैं कि इस टेबल के अंदर मौजूद है, जो मेनलीफ पीरियोडिक टेबल है। अब मेनलीफ के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि क्या किया जाए। एटॉमिक मास पे जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक एतराज बनता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और आगे बात करते हैं कोई और डीमेरिट है। असल में मेरिट्स कितने लिखे थे हमने, 6 लिखे थे ना। तो बैलेंस करने के लिए डीमेरिट्स को हमने निकाला है मौजूदा टेबल्स के जरिए। कि मौजूदा टेबल जो है उसकी खास बात क्या है, वो हर उस टेबल के अंदर हर एलिमेंट के एटम का स्ट्रक्चर वाज़ेह हो रहा है उस टेबल के अंदर। अब मेनलीफ टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आइडिया तो दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी एटम जो है वो यूनिट है, एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम इनडिविजिबल है। तो मेनलीफ के टेबल में तो ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं था कि इसको मौजूद होना चाहिए था। हम मौजूदा टेबल से कंपेयर करके कह रहे हैं कि ये मेनलीफ की अगर क्लासिफिकेशन जस्टिफाइड है तो बाद के दौर में भी वो होनी चाहिए थी। बाद के दौर का जो आने वाला टेबल जो है उसमें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम टेबल के अंदर वाज़ेह हो रहा है, और मेनलीफ के टेबल के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है और ना ये हो सकता था। अगर आपका अडॉप्ट किया हुआ सिस्टम या मेथड बेहतर है तो वो बाद में भी आने वाले एलिमेंट्स जो हैं उन पे एप्लीकेबल होना चाहिए ना। तो ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। मेनली पीरियोडिक टेबल डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये जो मौजूदा टेबल है ना, वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। वैसे आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे पास स्ट्रेंथ तकरीबन 58 स्टूडेंट्स की है, और एक स्टूडेंट कह रहा है कि उसको आवाज कट के आ रही है। तो बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है उसको देखिए, क्योंकि मेरे पास से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास से जो लेक्चर डिलीवर हो रहा है ना, अब वो आपके पास क्यों नहीं आ रहा है, वो आपका जो डिवाइस है आप उसको देखेंगे, उसके अलावा उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई अपना वॉल्यूम तेज कर लूंगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो इस चीज को अब समझ रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रीमिंग का, ये आपके डिवाइस और आपके इंटरनेट पैकेज की वजह से हो सकता है। और काइंडली प्लीज इसको अब दोबारा रिपीट मत कीजिएगा।
क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको इग्नोर करूंगा। अभी बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि भाई इस बात को आप समझ जाइए कि जो टेक्नोलॉजी या जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो बोथ एंड पे बेस करता है। हमारा इंटरनेट जो कनेक्शन है, मैं उसकी स्पीड आपको बताता हूँ, ये 30 है, 4-5 नहीं है जो आप घर में है, 30। और यूजर कितने यहाँ पे 6। तो ये सिर्फ ये समझाना है कि यहाँ पे हमने अपनी जरूरत से 3 टाइम्स ज्यादा लिया हुआ है पैकेज। और एक रूटर नहीं है, 2 रूटर्स हैं, डिवाइस मौजूद है मेरे पास, बैकअप पे सब चीजें मौजूद हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, तमाम लोग सुन रहे हैं इसलिए सबके लिए बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ इश्यू होता है तो अपने एंड से उसको चेक किया करें। और अगर प्रॉब्लम होता है, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर पे चले जाइए। जब आपके पास रात का टाइम है, दिन का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, जब आपके पास घर में कोई यूजर नहीं है, और इंटरनेट ये जो आपको दिया जाता है ना मोहल्ले के अंदर, ये ऑलरेडी जो बोलते हैं उससे कम ही होता है। आप सिर्फ जस्टिफाई भी कर सकते हो। सुबह के टाइम में जब यूजर कम होगा उसको रिकॉर्ड लेक्चर सुन लीजिए उसको, और कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ओके, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। मैं जहां एंड की थी बात वो सुनिए। मैं क्या कह रहा था कि मौजूदा टेबल के अंदर जहां कोई एलिमेंट प्लेस है, उस जगह से आप उस एलिमेंट के एटम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या चीज समझ सकते हैं कि उसके ऑर्बिट्स कितने हैं उस एटम के अंदर, आपको पता चल जाएगा। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये भी पता चल जाएगा। उसका वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है ये भी मालूम हो जाएगा। तो ये हम कह रहे हैं कि इस टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, रेयर अर्थ एलिमेंट। ये 2 एलिमेंट की सीरीज है, 14 एलिमेंट की 2 सीरीज है। इनकी पोजीशन तो आज के टेबल में भी जस्टिफाइड नहीं है। हमने टेबल के बाहर नीचे 2 रो बनाई हुई हैं। पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा होगा, आज 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, मतलब नजर से गुजरा हुआ पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल मैंने आपको चैप्टर 1 में दिया था कि कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस जो हैं, अगर रिक्वायर्ड है तो आप टेबल्स देख सकते हो। उस टेबल के नीचे अगर आप देखें तो 2 रो दी जाती है, एक लेंथेनाइड है 14 एलिमेंट की, दूसरी एक्टिनाइड्स है। मौजूदा टेबल के अंदर भी उनको हम पुट नहीं कर सकते। अगर टेबल पुट करेंगे तो टेबल आपका सिस्टमैटिक मैनर की जो क्लासिफिकेशन है वो खराब हो जाएगी। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह मेनली भी टेबल में मौजूद नहीं है। किन की बात कर रहा हूं मैं दोबारा बताऊं, ये मैंने अभी आपसे वर्बली डिस्कस किया। लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ये 14 एलिमेंट के इन सीरीज को ये नाम दिया था। हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। ये ऑब्जेक्शन आज भी है। हमने अब इसका सोल्यूशन क्या किया, मैं इसका आंसर यही करूंगा क्योंकि इसको आगे हमें डिस्कस नहीं करना है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, हमने इनको ब्लॉक की फॉर्म में अलग कर दिया है। हम इन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक के नाम से पहचानते हैं। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आखिर में आएगी वो आएगी ब्लॉक्स के फॉर्म में। टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने किस्म के हैं, तो इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको एक अलग ब्लॉक दे दिया और नाम किया उसका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, फोर्थ ऑब्जेक्शन क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पहले मैं ये बात जरा क्लियर कर दूं कि ये ऑब्जेक्शन बन क्यों रहा है। जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। इस एलिमेंट को यहां प्लेस करने की वजह क्या है कि इसका मास नंबर 1 है। ये वजह इसको प्लेस करने की। हीलियम साथ में प्लेस क्यों नहीं किया, यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम को अलग क्यों किया, क्योंकि उसका मास नंबर डिफरेंट है। क्या मास है उसका, 4। आइसोटोप्स अभी डिस्कवर्ड नहीं है ना मेनली के दौर में। तो क्लासिफिकेशन मेथड ऐसा अडॉप्ट करो कि बाद में कोई चीज अगर आती है तो वो ऐड हो जाए इसके अंदर। हाइड्रोजन वाहिद एलिमेंट है जिसके डिफरेंट एटम के स्पेसिफिक नेम है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसमें सेम काइंड ऑफ एटम नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है। एक एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स, उन एटम के डिफरेंट होने से एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा। ये एक ही एलिमेंट के एटम्स क्यों है, अभी इस पे बात करते हैं जरा।
हाइड्रोजन एलिमेंट जिसे कहते हो उसका फर्स्ट एटम जो है जिसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं, वो आइसोटोप जो है वो प्रोटियम है और मास नंबर क्या है उसका 1। सेकंड जो उसका एटम है उसको हैवी हाइड्रोजन कहते हैं और मास नंबर है 2, ड्यूटेरियम। थर्ड जो उसका आइसोटोप है वो रेडिएटिव हाइड्रोजन कहलाती है और वो ट्राइथियम है, मास नंबर क्या है 3। मैनलीफ के टेबल के अंदर एलिमेंट के आइसोटोप्स की जगह नहीं है। यहाँ कौन सा एलिमेंट प्लेस करूंगा जिसका मास नंबर 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा प्लेस करूंगा? हाइड्रोजन यहाँ प्लेस कर दिया। आइसोटोप्स अभी नोन नहीं थे तो इसकी जगह ये प्रोटीन में मौजूद है। अब इसके जो डिफरेंट आइटम है वो मास में डिफरेंट है और मास से आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो जगह तो बनती है ना, जगह कहाँ है? इस टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू मास आपने आइसोटोप्स के लिए कोई अलग अलग जगह बनाई हुई है? मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन है, हमने इस हाइड्रोजन के नीचे हमने ग्रुपिंग कर दी कि इस बॉक्स के अंदर 3 और बॉक्स बना दिए कि ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइसोटोप्स की जगह होनी चाहिए और वो नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर हमारा 4th है। Mendeley's periodic table does not show the separate position for isotopes। सेपरेट पोजीशन क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि मास तीनों का मुख्तलिफ है। इस टेबल के अंदर एक ही बॉक्स बनता है एलिमेंट के लिए और उसके आइसोटोप्स के लिए कहीं पे भी कोई ऐसे आपने पोजीशन मेंशन नहीं की है। ये हमारा 4th ऑब्जेक्शन है और एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। 5th, वेरिएबल चेंज इन एटॉमिक मासेस। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, वो कांस्टेंट नहीं है एलिमेंट टू एलिमेंट। कभी डिफरेंस बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, ये 8 एलिमेंट्स में लिखे हैं यहाँ पे। लिथियम टू नियॉन, नियॉन, ये सेकंड रो है पीरियोडिक टेबल की। इनके मैंने मास नीचे लिखे हुए हैं। लिथियम टू बेरिलियम मास चेंज हो रहा है तो एलिमेंट भी चेंज हो रहा है। इन दो एलिमेंट की पहचान इनके मास नंबर है, ये 7 और 9 है। क्या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मास में 2 यूनिट का डिफरेंस होता है या 1 यूनिट का डिफरेंस होता है? तो आप देखिए यहाँ 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और बोरॉन टू कार्बन क्या आ रहा है? 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1। अगर 11 में 1 ऐड करूं तो 12 बन जाएगा, लेकिन 7 में 2 ऐड करूं तो 9 बनता है। यहाँ 2 ऐड करने से 9 बन रहा है या 1 ऐड करके 12 बन रहा है। कहीं डिफरेंस ऑफ मास कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है। जिस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक मास और उसका चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट कांस्टेंट नहीं है। कभी चेंज कम होता है, कभी ज्यादा होता है, अप एंड डाउन नजर आ रहा है। जिसकी वजह से सवाल बन जाता है कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो होगी जो कांस्टेंट होगी तमाम एलिमेंट्स में। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। द चेंज इन द एटॉमिक मासेस ऑफ 2 सक्सेसिव एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं आखिरी बात पे। क्या मैनलीव ने डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ प्लेस कर दिया था? हमारा जो पहला ग्रुप है मैनलीव के टेबल का, अगर उसकी बात की जाए, इस ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट है जिनके ऑक्साइड का फार्मूला R2O था? कौन आता है इसमें एलिमेंट? हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, कॉपर भी आएगा, रुबिडियम आएगा, सिल्वर आएगा, सीजियम, गोल्ड। यहां हम बात कर रहे हैं कि सोडियम इज अल्कली मेटल एंड कॉपर इज नॉट एन अल्कली मेटल। ये दो डिफरेंट मेटल्स एक साथ प्लेस किए जा रहे हैं। मेटल्स दोनों हैं, दोनों के ऑक्साइड सेम है, लेकिन ऑक्साइड की फॉर्मेशन सेम है लेकिन कई प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट है। सोडियम अल्कली मेटल है। सोडियम कलरलेस सॉल्ट बनाता है। आप सोडियम का वेल नोन सॉल्ट जानते हैं, कौन सा? सोडियम क्लोराइड, जो टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट हर जगह मौजूद है। और कॉपर आपने 9th के प्रैक्टिकल में यूज किया होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रियोल, लाइट ब्लू कलर का होता है। ये जो कलर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जो मैनलीव पीरियोडिक में जो कलर बना हुआ है ब्लू, ये एक प्रॉब्लम है कि इस टेबल में ग्रुप के अंदर डिसिमिलर एलिमेंट एक साथ प्लेस किए मैनलीव ने किए।
ये हमारा 6th एंड लास्ट ऑब्जेक्शन है। Alkali metals like lithium, sodium, potassium and coinage metals, इन metals को कॉपर सिल्वर गोल्ड को हम क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। मींस इनकी क्वाइंस बनती हैं, गोल्ड क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस, कॉपर क्वाइंस। अब वैल्यू इतनी क्या नाम है, करेंसी की डी वैल्यू हो गई है कि अब ये तो कॉपर क्वाइन नहीं बन सकता है, अब आप एल्यूमिनियम क्वाइंस यूज करते हैं। तो ये मेटल्स जो है इनको क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। क्वाइनेज मेटल्स कौन से हैं? ये 3 मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, लेड एंड गोल्ड, आपको ख्याल करना है कौन से 3 मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, which differ widely in properties are placed into the same group। इस टेबल में उनको एक ही जगह प्लेस कर दिया गया है। तो ये हमारे 6 डीमेरिट्स हैं। इस स्लाइड पे रिटर्न बुक में इरेज कर रहा हूं। हमने मेनलीफ के टेबल को डिस्कस किया। इस टेबल का, इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? एटॉमिक मास, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन की गई। और तमाम लोगों को हमने देखा कि उन्होंने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किए। मेनलीफ के टेबल में बहुत से मेरिट्स हैं, लेकिन उसके साथ हमें कुछ डीमेरिट्स नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मैंने एक्स्ट्रा नोट लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे आके इस बात पे पहुंचते हैं कि प्रॉब्लम ये है, एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। इस डीमेरिट्स के बाद हम देख रहे हैं कि एटॉमिक मास का वेरिएबल चेंज है, तो प्रॉपर्टीज किसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी बेस कर रही होगी जो कांस्टेंट होनी चाहिए तमाम एलिमेंट्स में। तो ये एक्स्ट्रा नोट एक डाल दिया इसके अंदर, ये कहीं इसमें डीमेरिट्स में लिखना नहीं है। हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि classification of the element on atomic masses was not convincing. Therefore, atomic mass is not a fundamental property for the arrangement of elements. Atomic mass नहीं होना चाहिए, but हम एटम के बारे में इससे ज्यादा जानते ही नहीं है कि एटम एक इनडिविजुअल पार्टिकल है और यूनिट पार्टिकल है हर मैटर का। टर्निंग पॉइंट कब आया साइंस में? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस जब डिस्कवर्ड हुए, तब हम आगे आते हैं मॉडिफिकेशन पे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ इज अ मैनलीफ स्टेटमेंट। अब हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। 1913 में एक यंग साइंटिस्ट है और वर्ल्ड वॉर में उसको मार दिया गया था। फिर उसके बाद लॉ बना था साइंटिस्ट को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन ये रूल्स हैं, ये मुस्लिम पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मुसलमानों के लिए तो सब जायज है, जो मर्जी करें। एनीहाउ, हम बात करें 1913 पे आ गए हम लोग। Moseley proved that atomic number is the fundamental property of the element। कैसे प्रूव किया? एक्स-रेज एक्सपेरिमेंट। एक्स-रेज डिस्कवर हुई, रॉजन रेज, एक्स-रेज, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मॉसले ने एक्स-रेज की वेवलेंथ को एलिमेंट टू एलिमेंट नोट डाउन किया। तो उसने एक बात देखी कि जो चेंज इन द वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रहता है और चेंज इन मास कांस्टेंट नहीं है। उसने प्रूफ किया कि मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। फिर कौन सी ऐसी चीज एटम की है जो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो तो ओपन हो चुका है। अब 1913 की बात कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, न्यूक्लियस पे बात हो गई 1916 पे। तो उसने ये कंक्लूड किया, एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट जो होता है वो प्रोटॉन की तादाद पे होता है। प्रोटॉन, एटम में प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन भी है, ऑर्बिट्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स जो है 11 है और 3 ऑर्बिट्स हैं। अगर एक ऑर्बिट में खत्म कर दूं तो 2 ऑर्बिट के बाद वो सोडियम ही रहेगा। 11 इलेक्ट्रॉन में से एक निकाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन्स दें तब भी वो सोडियम ही कहलाएगा। न्यूट्रॉन का कम ज्यादा होने से एलिमेंट तब्दील नहीं हो रहा है।
प्रोटॉन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो एलिमेंट की शनाख्त हमारे सामने आ गई एलिमेंट की, कि एलिमेंट की पहचान क्या है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब तमाम एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स काउंट करें। अगर एक प्रोटॉन है उसे हाइड्रोजन का नाम देंगे। मास 1 वाले को आप हाइड्रोजन नहीं कह रहे, पहले मास 1 वाले को हाइड्रोजन कह रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होल नंबर में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब प्रोटॉन्स काउंट करें, जो प्रोटॉन है वो नंबर आप एटम को अलाउट करेंगे। एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन, 2 कर दो तो एलिमेंट तब्दील हो जाएगा, हीलियम। 3 कर दें लिथियम, 4 कर दें बेरिलियम। यूं एटॉमिक नंबर जो है अब डिफाइन हो रहा है फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर द एलिमेंट्स। स्टेटमेंट में बस हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं। वही स्टेटमेंट है, अगर मेनली को स्टेटमेंट याद हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मास लव्स नंबर ले हैं, एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये मॉजले स्टेटमेंट है। अब हम ये बात जान चुके हैं कि प्रॉपर्टीज किसे बेस करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, जिससे एलिमेंट की पहचान बनती है और एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टीज बनती हैं। The properties of the element are a periodic function of their atomic numbers. That is, if the elements are arranged in ascending order, पहले ascending order of atomic mass था, अब ascending order of their atomic numbers। अब आप उस टेबल के अंदर उनके atomic numbers के अकॉर्डिंग बात करेंगे। The properties of the element are repeated after definite regular intervals or periods. Okay. इस नई स्टेटमेंट के आने के बाद क्या होता है, मेनलीफ का जो मेरिट्स हैं उन पे भी ऑब्जेक्शन बन जाता है, उसके डीमेरिट्स में इजाफा हो जाता है, उसका टेबल जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस नई स्टेटमेंट से उसका टेबल मॉडिफाइड हो गया और नुमाया और बेहतर हो गया। वो जो डीमेरिट्स हैं अगर वो रिमूव हो जाए तो टेबल हम कहेंगे मॉडिफाइड होगा। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेनलीफ प्रायोरिटी टेबल, ये एक अलग से क्वेश्चन आता है, ये हेडिंग डाल रहा हूं मैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेनलीफ प्रायोरिटी टेबल। ये एक अलग से छोटा सा क्वेश्चन बनता है। इस टेबल में इस नई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। अब्दुल राफे, आपके पास से मुझे कोई साउंड नहीं आ रहा है, आपने हैंड फ्री यूज किया हुआ है? अब्दुल राफे, यस मुशरा, आपके पास से मुझे साउंड तो आ रहा है, मुझे आपकी आवाज नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा, हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मेनलीफ प्रायोरिटी टेबल। तो मुझे बताओ पहला डीमेरिट कौन सा था जिसको मैं मॉडिफाइड करूंगा? पहला ऑब्जेक्शन क्या था मेनलीफ टेबल पे? भाई खुद अपने आप को म्यूट नहीं किया करें जब तक मैं बात कर रहा हूँ। राफे ने कहा है कि उसको आवाज मेरी आ रही है। राफे, मुझे बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब्दुल राफे, आपको मेरी आवाज आ रही होगी लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आप घर में बैठ के चीखो नहीं, तुम्हारी आवाजें नहीं आ रही हमें, ठीक है? ओके, किसी और को देखते हैं। मिश्रा, आपने अनम्यूट क्यों किया? अपने को म्यूट क्यों किया? मैं तो अनम्यूट किया था ना, आप अभी नहीं करें जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? यस मैं पूछ रहा हूँ बेटा, हम ये बात कर रहे हैं, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ याद है अभी हम क्या बात कर रहे थे कि मेनलीफ प्रायोरिटी टेबल को सर, मॉडिफाइड। एनोमैलिस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। हाँ बिल्कुल गुड।
एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, हम वहां बात कर रहे थे कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्लेसमेंट पे हमें ऑब्जेक्शन है कि हैवियर एलिमेंट को पहले प्लेस कर दिया गया। ये जो ऑब्जेक्शन है इस न्यू स्टेटमेंट के आने से हमने कहा कि ये रिमूव हो गया, रिजेक्ट हो गया, डीमेरिट रिजेक्ट कर दिया हमने, इस डीमेरिट को हमने रिजेक्ट कर दिया। कौन से, पहली बात हम करें कि अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स की कुछ थी वो डिसाइड हो गई। मेरिट में मैं कहा था ऑल एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ पीरियोडिक टेबल ना, उनकी पोजीशन जस्टिफाइड हो गई थी, 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स में हो गया था। लेकिन उस तमाम एलिमेंट में कुछ पेयर्स का मसला था। फर्स्ट पेयर कौन सा था? ऑर्गन और पोटेशियम के दरमियान के ऑर्गन को बाद में जाना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, ये देखिए क्या बात कर रहे हैं हम। एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गन इज 39.9, ये हैवियर देन पोटेशियम है, इसको बाद में आना चाहिए, पोटेशियम को पहले आना चाहिए। हमने कहा ये मसला हल हो गया। क्यों मसला हल हो गया? मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि ये जो जो एटॉमिक मास पर लिखा हुआ है ना, इसको तो निगलेक्ट करें, इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट की ये पहचान ही नहीं है। आप इससे तो एलिमेंट डिफाइन ही नहीं कर सकते कि जिसका मास 39.9 है वो ऑर्गन का एलिमेंट है। ये एलिमेंट की शनाख्त ही नहीं है। एलिमेंट शनाख्त क्या है? 1913 में आकर ये बात हमें सामने आती है। 1913 में मोज़ले ने कहा कि एटॉमिक नंबर पहचान है। तो इन एलिमेंट में जो डिफरेंस है वो एटॉमिक नंबर का है। तो इनके एटॉमिक नंबर देखिए, ऑर्गन में प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 18। ये 18 किसी और एलिमेंट में प्रोटॉन नहीं होंगे। प्रोटॉन हर एलिमेंट के यूनिक है, उनकी तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तमाम एलिमेंट के एक जैसे होते हैं, सिर्फ नंबर्स का फर्क है। इन 18 में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के अंदर पाया जाता है, एक, वो नंबर का फर्क है। इन 18 में इन जैसा एक और ऐड कर दूं तो 19 हो जाएंगे। तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, तो 18 पहले नंबर आता है, 19 बाद में आएगा। इस पोटेंशियल का एटॉमिक नंबर क्या है? 19। ये तो जस्टिफाइड पोजीशन है, कोई ऑब्जेक्शन बनता ही नहीं है कि पोटेशियम को पहले आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? नहीं आ सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर एलिमेंट की पहचान है। तो जो ऑब्जेक्शन था वो वैलिड नहीं था, वो रिमूव हो गया और पोजीशन जस्टिफाइड हो गई। तो ये हम बात कर रहे हैं, द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू नंबर शोज दैट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। ऑर्गन को पहले होना चाहिए, पोटेशियम को बाद में होना चाहिए। कोबाल्ट कोबाल्ट को पहले होना चाहिए। कोबाल्ट को पहले क्यों होना चाहिए? एटॉमिक नंबर देखो, सिर्फ एटॉमिक नंबर, मास नहीं देखना। एटॉमिक नंबर 27 है और ये एटॉमिक नंबर क्या है? 28 है। तो जो एनोमलस पेयर से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैन लीफ टेबल जो है हमने कहा मॉडिफाइड हो गया। एक और जो बड़ा ऑब्जेक्शन था वो क्या था? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट एटम्स हैं। ये हाइड्रोजन है, इसके 3 डिफरेंट एटम्स हैं। कौन कौन से हैं? हम कह रहे हैं हाइड्रोजन का जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है, जिसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं, वो कहलाता है प्रोटियम। प्रोटियम का मास नंबर क्या है? 1। इसी हाइड्रोजन का एक और डिफरेंट एटम ड्यूटेरियम, मास नंबर 2। ट्रिटियम मास नंबर 3। ये 3 डिफरेंट एटम्स हैं हाइड्रोजन के। पीरियोडिक टेबल में इनको एक जगह प्लेस किया गया है, जो कि ऑब्जेक्शन बनता है कि जब मास डिफरेंट है तो जगह डिफरेंट होनी चाहिए। इस न्यू डेफिनेशन के एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं। तो इन तीनों में जो चीज मुझे ऑब्जर्व करनी है वो इनके मास नहीं करने, इनके प्रोटॉन। प्रोटियम कंटेन 1 प्रोटॉन, ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन, ट्रिटियम का भी एक ही प्रोटॉन है। जब तीनों में प्रोटॉन सेम है तो तीनों एक ही एलिमेंट है, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है। ये तीनों एक ही एलिमेंट है। तो आप इस बॉक्स के अंदर जिस एलिमेंट को प्लेस करने जा रहे हैं वो पोजीशन फॉर प्रोटियम भी है, हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम भी है, और ट्राइथियम की भी पोजीशन वही है।
तो जो नीड था कि इनको अलग जगह चाहिए, सेपरेट जगह चाहिए, वो एतराज खत्म हो गया। सो अब हम ये कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन क्या हो गई है, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट possess the same atomic number। ये जो आइसोटोप होते हैं मीन डिफरेंट एटम होते हैं एक ही एलिमेंट के, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और प्रॉपर्टी बेस करती है एटॉमिक नंबर पे। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रॉपर्टी सेम होगी तो एक ही जगह पे आ जाएंगे। all of them should occupy one and the same place in the periodic table। इसलिए ये आइसोटोप का जो मीनिंग है ना वो क्या है, आइसो मीन सेम, टोप्स मीन पोजीशन, different atoms of the element having a same position in a periodic table। तो ये हमने कहा कि सेकंड मॉडिफिकेशन भी हो गई, डीमेरिट रिमूव हो गया और वो टेबल मॉडिफाइड हो गया। हमें उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों था कि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, हम जिसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह रहे थे वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी ही नहीं। जब 1913 में प्रूफ कर दिया कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो आप देखिए कि डीमेरिट्स खुद ब खुद वन बाय वन रिमूव हो रहे हैं। एक और बहुत अहम बात कि मेनलीफ टेबल में इस न्यू स्टेटमेंट आने से प्रिडिक्शन फॉर द न्यू एलिमेंट आसान हो गया है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या है 1, एक प्रोटॉन वाला एटम। अगर ऐसे प्रोटॉन 2 हो जाएं तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हीलियम, 2 प्रोटॉन्स। देखिए मास नंबर हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 4 है। मैं अगर मास नंबर देखता हूं ना तो मुझे डाउट होता है कि 1 और 4 के दरमियान 2 मिसिंग है और 3 मिसिंग है। मुझे डाउट होता है कि 2 एलिमेंट बीच में आने चाहिए, डाउट है मुझे। लेकिन जब मैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करता हूँ एटॉमिक नंबर को, तो मुझे कंफर्म है कि किसी एलिमेंट की बीच में जगह ही नहीं है। प्रोटॉन एक होगा और उसमें एक और ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। प्रोटॉन होल नंबर में है, प्रोटॉन्स 1 1.5 प्रोटॉन नहीं हो सकता, आधा प्रोटॉन नहीं हो सकता, जैसे आधा अंडा नहीं होता ना, तो इस तरह आधा प्रोटॉन नहीं हो सकता है। प्रोटॉन एक होगा या 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, 4 टाइम होगा। तो जब मैं प्रोटॉन को ऑब्जर्व करता हूं तो 1 और 2 के दरमियान कोई होल नंबर नहीं है, तो 1 और 2 के दरमियान कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हीलियम के बाद हम कहते हैं प्रोटॉन की तादाद 3 कर दें, ये जो हाइड्रोजन का एक सिंगल प्रोटॉन है ऐसे 3 कर दें तो ये एलिमेंट चेंज हो गया, और ये एलिमेंट कौन सा है, लिथियम। 4 कर दें तो एलिमेंट कौन सा हो गया, बेरिलियम। 5 कर लें तो एलिमेंट कौन सा होगा, बोरॉन। 6 वाला प्रोटॉन मुझे अगर फर्स्ट ग्रुप नहीं मिलता है और 7 वाला एग्जिस्ट करता है, तो मैं इजिली बोलूंगा कि यहाँ एक एलिमेंट मिसिंग है, अननोन है, और वो एलिमेंट जिसके पास 6 प्रोटॉन होने चाहिए वो मिसिंग है। तो मिसिंग एलिमेंट की प्रिडिक्शन अब ज्यादा आसान है क्योंकि चेंज इन एटॉमिक नंबर एलिमेंट टू एलिमेंट आपको कांस्टेंट नजर आता है। तो ये हम थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं कि प्रिडिक्शन फॉर द न्यू एलिमेंट बिकम इजियर by knowing the atomic number of element, it is easier to find out the missing element। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। एक ऑब्जेक्शन था क्वाइनेज मेटल्स का कि उनको अलग जगह देनी चाहिए। मेनलीव ने उनको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया कि प्रॉपर्टीज में वो मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। आज इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट करते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मैं यहाँ पे दोबारा बात कर लूं कि ये देखो हमारा फर्स्ट ग्रुप जो था मेनलीव का वो ऑक्साइड बेस पे था ना। कौन कौन से एलिमेंट थे इसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ कॉपर, रुबिडियम के साथ सिल्वर और सीजियम के साथ गोल्ड। पोजीशन ऑफ क्वाइनेज मेटल्स, हमने क्या कहा कि ये ग्रुप कौन सा है, 1, और ये भी ग्रुप कौन सा है, 1। दोनों के ऑक्साइड सेम है, नंबर दोनों के सेम है। अब हमने क्या किया, हमने उनका सब ग्रुप कर दिया, ये 1A है और ये कौन है, 1B। सब ग्रुप करके हमने इनको सेपरेट कर दिया, सब ग्रुप करके। तो ये मसला भी हल कर दिया। मौजूदा टेबल में मैं दोबारा समझाऊंगा कि ये 1 क्यों है, 1 दोनों में 1 क्यों आ रहा है। मेनलीव ने 1 नंबर जो दिया था वो ऑक्सीडेशन नंबर पे दिया था। अगर R2O में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ R आप कैलकुलेट करें तो वो 1 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। मौजूदा टेबल में 1
नंबर अलॉट किया जो ग्रुप का 1 नंबर दोनों के अंदर, उसका बेस इंशाल्लाह हम मौजूदा टेबल को जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहां इसका आंसर दोबारा लेंगे। ये फोर्थ मॉडिफिकेशन है। ये मेनली टेबल जो है मॉडिफाइड हो गया और मॉसली के बाद हमारी हिस्ट्री का टॉपिक एंड हो जाता है। अब जाके हमारी हिस्ट्री जो है वो एंड होती है। हमने स्टार्ट लिया था डॉबनर लॉ ऑफ ट्राइट से, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव से, लॉथन में क्लासिफिकेशन, मैनलीज प्रायोरिटी टेबल एंड द लास्ट मॉडिफिकेशन बाय मॉसली स्टेटमेंट। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा इस चैप्टर का। हमारे सिलेबस का जो कंटेंट है उसको इन डिटेल हमने स्टडी किया, हर एक चीज को समझा कि जो डिटेल नोट में आता है उसको हमने डेप्थ में डिस्कस किया है, और जो टर्म्स आती हैं उसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझाया है कि उसकी स्टेटमेंट जो है उसका बेस क्या है और उस क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड को हमने डिस्कार्ड क्यों किया। अब हम आते हैं मौजूदा टेबल के ऊपर। मौजूदा टेबल जो है इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आपने हेडिंग डालनी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल की जो बेस है वो किसने दी है, किस साइंटिस्ट का स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। मॉसले के बाद एटम को स्टडी किया जा रहा है, तो नील बोहर का एक बहुत बड़ा नाम है इसके अंदर। तो इस टेबल को डिफाइन करने वाला बोहर इन 1920। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़िएगा, बहुत आसान सी स्टेटमेंट है। आप जानते हो टेबुलर मीन टेबल फॉर्म, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेबल फॉर्म मीन टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का अरेंज होना इन अ टेबल, क्या शो करना, ग्रुप्स, पीरियड्स, ब्लॉक। मौजूदा टेबल आपको 3 इंफॉर्मेशन देता है, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। The tabular arrangement of elements into groups, periods and blocks, ये 3 जो क्लासिफिकेशन है इन तीनों का बेस एक ही है, एटॉमिक नंबर नहीं है। एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी है एलिमेंट की, पहचान है एलिमेंट की, शनाख्त है एलिमेंट की, लेकिन उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोटॉन पे बेस नहीं करती हैं, वो उसकी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट पे बेस करती हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, शुरू कहां से हुआ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि एटॉमिक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, रिजेक्ट। एटॉमिक नंबर पे प्रॉपर्टी बेस करती हैं, नो। एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को पहचाना जाता है, लेकिन उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज उसके प्रोटॉन में बेस नहीं करती हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होते, आप सब जानते हो, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया। आखिरी बात जो हम कर रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। और मैं प्रॉपर्टीज की वजह से एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहा हूं ग्रुप में, पीरियड्स में एंड ब्लॉक्स। द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको याद होगा डे 1 में मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन कर लीजिएगा, अब उसकी नीड है। अब तक कर लिया होगा, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन अगर आपने कर लिया है तो अब टॉपिक तब समझोगे कि आपके एंड से अगर प्रैक्टिस हुई है। इससे पहले हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, वो आप हिस्ट्री की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको समझ रहे थे और उसको अब याद कर लेना है, लेकिन इसके अंदर आपको इन्वॉल्व पार्टिसिपेट भी करना है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एनी हाउ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, देखिए मैंने इस लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 चीजें हाईलाइट की थी, ग्रुप भी है, पीरियड भी, ब्लॉक भी है। मैंने जो सबसे आसान टॉपिक है वो एलिमेंट का पीरियड है, पहले हम उसको समझेंगे। किसी भी एलिमेंट का पीरियड क्या होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर आपको याद होगा, फर्स्ट में पढ़ा है आपने, क्वांटम नंबर 4 है। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बेसिक क्वांटम नंबर। ये आपको मालूम है ना, नील बोहर ने न्यूक्लियस के बाहर क्या नाम है सर्कुलर ऑर्बिट से कॉन्सेप्ट दिया था, एनर्जी लेवल्स जिसको कहते हैं। क्या स्टेटमेंट याद है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और एनर्जी स्टेट्स, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
फर्स्ट ऑर्बिट इज के, एल, एम, एन। किसी भी एलिमेंट का अगर पीरियड डिफाइन करना है तो उस एलिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप क्या होता है, द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन भी उतने होते हैं। उन तमाम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये डिफरेंस सेकेंड ईयर में आगे समझा जाएगा, फर्स्ट ईयर में इसकी जरूरत नहीं थी हमें। सेकेंड ईयर में आके हम ये बात समझते हैं। मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आपसे कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर है 11, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है और मैंने सबको प्रैक्टिस करवाई थी, सबने याद किया था, समझा था इसको। स्टार्ट क्या होगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, 2p6, 3s1। इनके एक्सपोनेंट को सम कर ले, 2 + 2 कितना होगा, ये 2 है, +2 4, +6 10 एंड 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमने फर्स्ट में समझा था। अब सेकेंड ईयर में आकर नेक्स्ट लेक्चर में यार ज़ाहिर इस पे बात होगी, तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि इनको हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स। और ये 3s1 जो है ये कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो कहा ना सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली 1, ये 3s1, ये 1 जो ऊपर लिखा हुआ है। इसलिए इस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा होगा, 1 होगा। सब ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। सिर्फ ग्रुप की पहचान, ये इस चीज को ज़हन में बैठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ग्रुप नंबर क्या है, क्या चीज चेक करनी है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियड में क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोएफिशिएंट नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है। इन सब कोएफिशिएंट में जो मैक्सिमम नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, वो कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, यस 3। तो ये एलिमेंट थर्ड पीरियड और ग्रुप 1 में होगा। थर्ड रो में, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल में। ओके, आप बोलेंगे सर पीरियोडिक टेबल बना के दिखाएं कैसे बनता है पीरियोडिक टेबल। ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो में एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। सेकंड रो का फर्स्ट कौन है, लिथियम। थर्ड में कौन है, सोडियम। थर्ड, इस सोडियम की थर्ड रो क्या है, थर्ड रो में आ रहा है, और ग्रुप नंबर कौन सा है, 1a। आज हम ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं, ग्रुप डिफाइन होता है सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अभी हम तमाम एलिमेंट को 1 by 1 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे चलें, ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक, ओके। मौजूदा टेबल जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्योर टेबल कह रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की गई है, पीरियड्स मौजूद हैं, रोज, और वहां ब्लॉक्स हैं एलिमेंट्स के। ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट क्या होता है, उसका वैलेंस ऑर्बिटल। आप जानते हैं ऑर्बिटल 4 हैं, कौन कौन से, 4 ऑर्बिटल्स। सवाल लेते हैं किसी से। अनस आपकी आवाज भी मुझे नहीं आती है, इसलिए मैं भी आपको अनम्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर रहिएगा। आज मैं देख रहा था बहुत देर से आप ज्वाइन कर रहे थे, टाइम लग रहा था, उसकी वजह वही हो सकती है कि इंटरनेट का कनेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम होगा। यस एहसान। जी सर। हाँ बेटा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे बताओ, आप जी जानते हो ऑर्बिटल जो हमारे पास है वो 4 हैं, उनके नेम क्या क्या हैं। SPDF। गुड बेटा, एस, पी, डी एंड एफ सब जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने ये बात पढ़ी हुई है। हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। हम बात करें वैलेंस ऑर्बिटल की, एक एलिमेंट के डिफरेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। कौन सा ऑर्बिटल देखना है, ओनली वैलेंस ऑर्बिटल से आप उस एलिमेंट का ब्लॉक डिफाइन कर लोगे। और हमारे एलिमेंट्स हमारे सिलेबस में स्टडी किए जाएंगे ब्लॉक की फॉर्म में। चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट, वो एलिमेंट
जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है। s ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर 3 है। p ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 4, d ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 5 और f एंड द लास्ट ब्लॉक जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आइए अब देखिए, जो मैंने आपको बात कही कर रहा था, एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। कौन सी लेंगे हम? एटॉमिक नंबर की लेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात कर रहा हूं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं, एटॉमिक नंबर 1 है, इट्स मीन एक ही इलेक्ट्रॉन है एटम में। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? सब जानते हैं ना, ये होगी 1s1। इस 1s1 में मैंने इसको कलरफुल इसलिए किया है कि आप इजीली जज कर सको कि कोएफिशिएंट 1 स्टैंड फॉर पीरियड, एक्सपोनेंट 1 स्टैंड फॉर ग्रुप, अल्फाबेट s स्टैंड फॉर ब्लॉक। ये एक एलिमेंट है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं हाइड्रोजन है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, वही बैलेंस है। आपको मालूम है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही तो इन्वॉल्व करता है रिएक्शन में। किसी को ट्रांसफर कर देगा, किसी से शेयर कर लेगा, या किसी के एटम को के इलेक्ट्रॉन लेके पेयर कर लेगा अपना। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि इस एलिमेंट का पीरियड कौन सा, किस रो में आएगा? तो जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ये प्रिंसिपल नंबर की वैल्यूज होती हैं। ये जो नंबर कोएफिशिएंट लिखा जाता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, हम इसको कह रहे हैं, ये ग्रीन नंबर में जो 1 लिखा गया है कोएफिशिएंट पे, ये क्या चीज है? ये इस एलिमेंट का पीरियड है। पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल में एक रफली से डिजाइन कर देता हूं आपको। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसको रफली बना लूं मैं यहाँ पे। ओके, पीरियड 1 मीन रो 1, ये रो 1 है। इस रो 1 में ये एलिमेंट यहां आना चाहिए, ये मैं मार्क कर रहा हूं, यहां आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट रो जो है वो सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स है, फिर सेवन है। तो पीरियोडिक टेबल में हमें अंदाजा है, टेबल हमारे जहन में होता है कि ये यहाँ पे ये एलिमेंट आना चाहिए। इसका पीरियड 1 है। अब पीरियड 1 की रो में फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है। इसके बाद बिल्कुल स्पेस मौजूद है, कोई और एलिमेंट नहीं है, और लास्ट के अंदर एक और आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, एक जहां एलिमेंट होना चाहिए। अब इन दो में से ये कौन सा है? तो इसका ग्रुप, अब मैं कॉलम की बात करूंगा, कॉलम कौन सा होगा? ये इसकी रो हो गई। अब इसका कॉलम कौन सा होगा? कॉलम, ये हम कॉलम की बात कर रहे हैं, इसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ब्लू कलर जो एक्सपेरेंट पावर जो दी हुई है एक्सपेरेंट, इसको ग्रुप कहते हैं। मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट जो है कहां सा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप ये देख सकते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया, इसकी पोजीशन जस्टिफाइड हो गई। अब ये किस टाइप का एलिमेंट है? ब्लॉक कौन सा होगा? वैलेंस ऑर्बिटल। सिर्फ आपको एस नजर आ रहा है, पी डी एफ ऑर्बिटल्स ही नहीं है इसके अंदर। तो ये हम आखिरी बात कर रहे हैं कि इस एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा होगा? एस ब्लॉक होगा। ये नेक्स्ट टॉपिक का आज इंट्रोडक्शन है हमारा ना। आप नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ना, तो ये तीन टर्म्स को दोबारा रिवाइज करके आना है कि पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, और ब्लॉक क्या होता है। इस सबको समझने के लिए बेहतर बात तब समझ में आएगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीट रिवीजन करोगे। फर्स्ट ईयर की लेक्चर कॉपी निकालिएगा और उसमें जो पढ़ाया गया है जरा उसको देख लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए तब आसान होगी। हम पहले पीरियड्स डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक करेंगे और लास्ट में ग्रुप करेंगे, क्योंकि ग्रुप एक डिटेल टॉपिक है, क्योंकि वहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम अप करना है, तो वैलेंस और कोर का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में पहले पीरियड्स होंगे, फिर ब्लॉक होगा, उसके बाद क्या होगा? ग्रुप होगा।
ये मैं मौजूदा टेबल आपके सामने रखता हूं, इस टेबल को जरा देखिएगा। ये कलरफुल इसलिए किया गया है कि डिफरेंशिएट कर सको एलिमेंट्स की नेचर को। नेचर वाइज एलिमेंट 3 किस्म के होते हैं। यहां मैं एक स्टेयरकेस लाइन ड्रॉ करूंगा जो मेटलॉइड्स को मेंशन करती है। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें जो आपको बिल्कुल लाइट ग्रीन सा कलर नजर आ रहा है, ये मेटलॉइड्स का, सेमी मेटल्स का है, 7 है। फर्स्ट कौन सा है? बोरॉन। सेकंड कौन सा है? सिलिकॉन। फिर कौन है? जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। इसके बाद क्या है? एंटीमनी एंड टेलेरियम। और लास्ट में कौन सा है? पोलोनियम। ये 7 जो है ये मेटलॉइड्स है। इन मेटलॉइड्स के लेफ्ट के तमाम एलिमेंट्स कौन से हैं? मेटल्स। तो हमारे एलिमेंट्स में मेटल की तादाद बहुत ज्यादा है। ये सारे लेफ्ट के एलिमेंट जितने भी हैं, इन 7 के लेफ्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कौन है? मेटल्स हैं। ये देखो नीचे मैंने कहा था टेबल के बाहर 2 सीरीज नजर आएंगी आपको, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। मेटल, सब मेटल्स हैं। चंद एलिमेंट नॉन मेटल, वो कौन से हैं? वो राइट साइड पे हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं ये कौन है? ये नॉन मेटल्स हैं। इन नॉन मेटल में गैसेस भी हैं, ये नोबल गैसेस हैं लास्ट के अंदर। तो मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको, आप पेज नंबर 7 जब बुक का देखोगे तो उसमें टेबल गिवन है। हमने उस टेबल को समझना है। वो टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। ये बुक का टेबल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट की नेचर, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सिर्फ इतना मेंशन किया हुआ है और उसका मेल्टिंग पॉइंट मेंशन किया, जिसकी हमें जरूरत नहीं फिलहाल। मुझे इस टेबल में सिर्फ ये हाईलाइट करना था कि मेटलॉइड्स कहाँ हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये एक स्टेयरकेस लाइन बनती है। इस लाइन पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे पीरियड से। टॉपिक का रिवीजन कीजिएगा। आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा एक नजर देखिएगा और साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है? कोई भी एटॉमिक नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले लें, जैसे एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर है 19। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? रैंडमली कुछ भी एटॉमिक नंबर लीजिए और लिखिए और चेक कर लीजिए कि जब फर्स्ट डे में आपने सॉल्व किया था क्या आपने सही किया। एटॉमिक नंबर 19 क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, 2 + 2 4, 6 10 12 18 19। तो ये एक रिवीजन, ये बस इतना सा आपका होमवर्क है। और जो आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है उसको अब याद भी कर लेना है। मैंने अपने एंड से टॉपिक समझा दिया, अब इसको एग्जाम तक याद रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। डेली बेसिस पे लर्निंग किया करो और क्लासेस में रेगुलर रहिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।